लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन अभी कम है, इलेक्ट्रिसिटी भी कोल से आ रही है। ईवीज कितने ग्रीन है एक्चुअल में? एक ईवी 3 हाइब्रिड के बराबर है और 5 पेट्रोल या डीजल के बराबर है। रेट्रोफिटमेंट आप करते हैं, क्या वो प्राइसेस को और अप लेके नहीं चला जाता? एक रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन जो कि सिंपली 2 से 4 लाख रुपए के आसपास अगर किसी गाड़ी को कन्वर्ट करके उसमें हाइब्रिड, उसमें इलेक्ट्रिक, उसमें एक वैल्यू प्रोपोजिशन मॉडल है कि आपकी मैनुअल ट्रांसमिशन कार एक ऑटोमेटिक कार की तरह बन जाती है। तो आज के टाइम पे अगर हम कोई गाड़ी खरीदते हैं और उसको अगर हमने बाहर किसी गराज से भी टच करा लिया, तो कंपनीज कहती है कि आपने तो गाड़ी कहीं बाहर से टच करवा लिया है, हम इसको मेंटेन नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है? क्योंकि अब तो हम यहाँ रेट्रोफिट कर रहे हैं उस गाड़ी को खरीद के। रेगुलर वारंटी उसकी वॉइड ना होने दे और जो एडिड पार्ट्स हैं और जो अफेक्टेड पार्ट्स हैं उसकी वारंटी हमारे रेट्रोफिटर के ऊपर आती है, जहाँ पे हम एडिड और अफेक्टेड कंपोनेंट्स की पूरी ही वारंटी, ये हमारे डिफरेंट वारंटी प्रोग्राम्स हैं, जैसे 2 साल 50,000 किलोमीटर एक्सटेंडेड वारंटी, 5 साल 1 लाख किलोमीटर और एक्सपोस एक्सटेंडेड में 8 साल 2 लाख किलोमीटर। ये पूरी एक्सटेंडेड वारंटी में हमारी सारी वारंटी कवर्ड है। ईवीज घर की बिजली ज्यादा खींचती है। बड़ी जिसने लेट से पेट्रोल BMW ली या पेट्रोल ऑडी ली है या डीजल लिया है, ठीक है, तो वो अपनी कार जैसे 70-80 लाख की कार आपको क्यों देंगे रेट्रोफिट कराने की? एक रेट्रोफिट कराने के बाद रीसेल वैल्यू बढ़ती है या घटती है? एक रेट्रोफिटमेंट कराने के बाद इंटरेस्टिंगली रीसेल वैल्यू आपकी गाड़ी की बढ़ जाती है। तो जैसे किसी कस्टमर ने रेट्रोफिट करा ली अपनी कार, तो क्या उस कस्टमर को इशू होगी वाया ट्रैफिक पुलिस? ईवी में एसी चलाने से रेंज हाफ हो जाती है। आजकल गाड़ियों की दुनिया में दो चीज़ों की चर्चा काफ़ी हो रही है। पहला तो ये कि टेस्ला आ गया है इंडिया में। दूसरा ये कि पेट्रोल और डीजल कार को गवर्नमेंट स्क्वीज़ करती जा रही है। हर तरफ एक ही सवाल है, क्या इंडिया रेडी है फुल इलेक्ट्रिक होने के लिए, या फिर हम एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं जहां हाइब्रिड काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। हमारे साथ है निखिल खुराना, जिन्होंने फोक्स मोटर जैसी कंपनी स्टार्ट की 2011 में, और उन्होंने हाइब्रिड रेट्रोफिट्स किट्स बनाए हैं जो आज कन्वेंशनल कार्स को हाइब्रिड बना सकती है। तो आज हम उनसे समझेंगे हाइब्रिड वर्सेस ईवी डिबेट का असली सच क्या है, टेस्ला का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा और आम कम्यूटर के लिए ग्रीन मोबिलिटी का फ्यूचर कैसा दिख रहा है। स्वागत कीजिए निखिल आनंद खुराना। वेलकम टू द शो निखिल जी। सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी कि टेस्ला इंडिया में आ रहा है, गवर्नमेंट ईवीज को पुश कर रही है, क्या आपको लगता है कि हाइब्रिड एक वन स्टॉप जुगाड़ है जब तक ईवीज अफोर्डेबल नहीं हो जाते? So first of all, thank you for having me here. And when we talk about India and the entry of Tesla here, टेस्ला ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस क्रॉस करके आया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमने देखा कि कुछ इम्पोर्ट टैरिफ कट्स वो चाहता था टेस्ला कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जो कि शायद इम्पोर्ट्स के अराउंड वो बेनिफिट्स टेस्ला को नहीं मिल पाए, बिकॉज टेस्ला जैसी कंपनी जब किसी भी कंट्री में आती है वो ज़रूर एक मैन्युफैक्चरिंग टैरिफ्स भी अट्रैक्ट करना चाहती है और इम्पोर्ट टैरिफ्स तो बिल्कुल नहीं चाहती। तो टेस्ला का इंडिया में आना एक बहुत फार फेच्ड आइडिया है, और इसके चलते जब हम बात करते हैं हाइब्रिड या ईवी और इसके बीच में कुछ डिबेट के अराउंड आता है एक्स ईवी, जो कि हमारी कंपनी ने हमेशा एक्स ईवी पे फोकस करा, so that we should go beyond the debate between hybrid and EVs, where XEV should be defined as having all the hybrid and all the electric configurations into one. So it's always about XEV rather than hybrid or EV. क्या आप XEV के बारे में बता सकते हैं, डिफरेंस क्या है XEV हाइब्रिड ईवी में? See, it's a clear definition. When we say XEV, X is just a notation and EV is the electrified platform. जी। And हमने ये समझा है और आने वाली जनरेशन को हम समझाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म
या इलेक्ट्रिफिकेशन प्लेटफॉर्म बियॉन्ड इट्स फ्यूल, जो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म इंजन फ्यूल क्या है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो हाइड्रोजन है आने वाले समय में, इसके बियॉन्ड है। और एक्स ईवी को हम कहते हैं सीरीज हाइब्रिड, पैरेलल हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड एंड बैटरी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल इनटू वन। और एक्स ईवी प्लेटफॉर्म एक रेट्रोफिटमेंट की तरह मार्केट में आए, जबकि हम न्यू एंड यूज्ड कार्स को इलेक्ट्रीफाई करके एक्स ईवी प्लेटफॉर्म्स के साथ रेट्रोफिट कार्स की तरह सेल करें और एक आफ्टर मार्केट रेट्रोफिट किट की तरह सेल करें। और इसके चलते ये एक ओईएम मॉडल में मार्केट में इंट्रोड्यूस हो सकता है, जहां पर हमें जब तक वो प्राइस पैरिटी रीच नहीं होती है बिटवीन द अफोर्डेबल ईवीज एंड द हाइब्रिड सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी, उसमें हम देखते हैं कि आज की डेट में जीएसटी बेनिफिट्स हाइब्रिड के चलते 28% जीएसटी, अगेन 15% ऑन द सेस एडिशनल एप्लीकेबल टू दैट, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है एक 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 प्राइस पैरिटी लाने के लिए, एक वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर को एक्सेप्ट करने के लिए। जबकि बात हम करते हैं ईवी की, वो ईवी गाड़ियां आज की डेट में 15 से 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक जा रही हैं, और जहां टेस्ला एंटर करना चाह रहे हैं वो 50 लाख से बियॉन्ड जा रहे हैं। तो वो चलते हुए आई गेस इट्स अ लॉन्ग वे टू रीच टूवर्ड्स द ईवी अडॉप्शन, वेयर वी स्टिल डू नॉट हैव इनफ और इवन अ बिट ऑफ द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट दैट। तो इसके चलते हम एक्सईवी रेट्रोफिटमेंट के तरीके से इसका इजी एंड फार फेच सॉल्यूशन है टू बी एक्सेप्टेड बाय द इंडियन मार्केट। लेकिन जो सब्सिडी है वो मिल रही है ईवी को, और हाइब्रिड मॉडल्स को अभी गवर्नमेंट इग्नोर करके चल रही है। इस पे आपका क्या कहना है? सी, जहाँ हम सब्सिडीज की बात करते हैं, आपको याद होगा एक समय था 2015-16 के आसपास, जब फेम स्कीम, विच इज़ फास्ट अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स के तरीके से जो हैवी इंडस्ट्रीज ने स्कीम लाए थे, तब हाइब्रिड्स इंक्लूडेड थे। और तब इवन रेट्रोफिटमेंट के लिए देयर वाज अ इंसेंटिव ऑफर्ड, समथिंग वेयर 30% ऑन द किट प्राइस एंड 90,000 रुपीज विच एवर इज लोअर। उस समय मार्केट में इतने कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स नहीं थे रेट्रोफिटमेंट के चलते, और इसलिए कोई उन इंसेंटिव्स को का बेनिफिट नहीं ले पाया। जबकि बात हम करते हैं जो ओईएम्स हैं, जो ईवी ओईएम्स और जो ट्रेडिशनल ओईएम्स है, जैसे महिंद्राज, मारुतिज एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन। सो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने इस पॉलिसी का ज़रूर बेनिफिट लिया, जो कि उनका मारुति का तरफ से एक सियाज मॉडल आया था, और उसमें एक माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के चलते हुए उन्होंने इतना सब्सिडी लिया कि एट द एंड ऑफ इट शायद गवर्नमेंट को ही सब्सिडी हटानी पड़ी। अच्छा। तो जब फेम 2 आया तो उसमें हाइब्रिड व्हीकल्स को हटा दिया गया इंसेंटिव के लिए, और हमने ये देखा कि रेट्रोफिटमेंट भी हट गया। आने वाले समय में आज की डेट में जो हम इंसेंटिव ऑफर्ड है वो NEMP है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान के अंतर्गत गवर्नमेंट ने बसेस को, इलेक्ट्रिक बसेस को, इलेक्ट्रिक कार्स को, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को, लास्ट माइल मोबिलिटी L5 कैटेगरी, जो ऑटोज कहते हैं इलेक्ट्रिक, उन सबके लिए दी है। और जो भी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटमेंट है या हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए भी, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने स्टेट रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 0 रखी है हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए, और रेट्रोफिटमेंट के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी ईवी पॉलिसी ड्राफ्ट करी है, और उसमें उन सब ने 25 से 50 हज़ार रुपये हमें रेट्रोफिटमेंट के लिए इंसेंटिव ऑफर करा है। और आज की डेट में हम उन सब स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर इस एक्सईवी सॉल्यूशन को हम उन स्टेट गवर्नमेंट्स में के साथ पार्टनर करके, उनके आरटीओज के साथ पार्टनर करके वहाँ पर हम इसका अडॉप्शन पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ से स्टार्ट कर रहे हैं। कि किसी ने कार खरीदा, तो आपको क्या लगता है जो रेट्रोफिटमेंट आप करते हैं, क्या वो प्राइसेस को और अप लेके नहीं चला जाता? जहां बात आ जाती है कॉस्ट की और प्राइस की, सी, एक ट्रेडिशनल पेट्रोल कार जो आज की डेट में 4 से लेकर 6 लाख के रेंज में स्टार्ट होती है, जी। उसके ऊपर अगर आपको एक इलेक्ट्रिक ऑप्शन अडॉप्ट करना है तो आपको इजीली 8 to 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करने। बिल्कुल। और जब आप देखते हैं कि
जो गाड़ी जो 8 से 12 लाख के प्राइस पॉइंट पे है पेट्रोल या डीजल ऑप्शन में, उसके ऊपर अगेन 10 to 15 लाख रुपीज आप एडिशनल चार्ज कर रहे हैं फॉर इट्स इलेक्ट्रिक ऑप्शन एंड ऑल्सो इन दी बियॉन्ड 300 किलोमीटर रेंज के लिए। अच्छा। तो उसके चलते हम ये देखते हैं कि एक रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन जो कि सिंपली 2 से 4 लाख रुपए के आसपास अगर किसी गाड़ी को कन्वर्ट करके उसमें हाइब्रिड, उसमें इलेक्ट्रिक, उसमें एक वैल्यू प्रोपोजिशन मॉडल है कि आपकी मैनुअल ट्रांसमिशन कार एक ऑटोमेटिक कार की तरह बन जाती है, बिकॉज द इलेक्ट्रिक मोड इज एक्टिव ऑन न्यूट्रल गियर एंड इट्स बिकम्स इलेक्ट्रिफाइड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये सब फीचर्स के चलते हुए शायद हमने हमने इसको प्राइस पॉइंट के हिसाब से 50 to 100 किलोमीटर रेंज दी है, जिसमें सेल्फ चार्जिंग है, जिसमें ऑप्शनल प्लग इन है। आप 100 किलोमीटर हाइब्रिड पे चलिए, 50 किलोमीटर इलेक्ट्रिक पे चलिए, आप ऑप्शनली प्लग इन चार्ज करके 50 to 100 किलोमीटर की रेंज अडेप्ट कर सकते हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी के तरीके से आ रहा है, और हमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से चैलेंजेस भी हैं जीएसटी टैक्सेशन फ्रेमवर्क पे। तो आई गेस इजीली ये इतना अडॉप्शन बन रहा है जहां पर इतना कंफ्यूजन है when it comes to where to buy a petrol vehicle or a CNG vehicle or a diesel vehicle or a EV or a hybrid। तो वहां पर ये XCV सॉल्यूशन की एक अपनी ही प्रोपोजिशन है जो कि इन सब कंफ्यूजन्स के बियॉन्ड उसको क्लैरिटी ला रही है कस्टमर के लिए। तो आप पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सारे कार्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एक्स ईवी। See, the government allows us to convert petrol and diesel cars into XCVs, where if the vehicle is already having CNG option in it, so that already becomes an alternative fuel in it। तो CNG वाली गाड़ियों को हम चूज नहीं करते, पर आने वाले समय में इस रेगुलेशन पे भी यही आएगा कि जो चूंकि CNG गाड़ी है उसमें हम एडिशनल XCV प्लेटफॉर्म एडिशनली इंस्टॉल कर सकेंगे। जीएसटी में क्या चैलेंज है? सो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टैक्सेशन फ्रेमवर्क पे चैलेंजेस है, वेयर वी स्टिल डोंट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव HSN कोड फॉर दिस प्रोडक्ट कैटेगरी। सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जीएसटी एप्लीकेबल होता है अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपोनेंट। ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ ट्रांसमिशन गियर, जब वो ट्रांसमिशन गियर किसी पैसेंजर कार या कमर्शियल व्हीकल में जाता है, so it attracts a 28% GST। When it goes into a two-wheeler, it gets 18% GST। If it goes in a tractor, which is the agriculture equipment, it attracts a 12% GST। और जब वही ट्रांसमिशन गियर किसी ट्रैक्टर के पार्ट में, किसी इम्प्लीमेंट में जाता है जो कि एक एडिशनल पार्ट होता है उसका, तो वो 18% GST है। वैसे ही ईवी में बताता हूँ, लिथियम बैटरीज जब OEM के साथ व्हीकल फिटमेंट, फैक्ट्री फिटमेंट के साथ कस्टमर को सेल होती है, तो उसमें 5% GST है ईवी बैटरीज पे। जब हम कहते हैं वो एज अ स्पेयर, एज अ सर्विस की तरह जा रही है, तो वो 5% नहीं, वो 18% GST पे है। तो ये जो भेदभाव है हमारी रेट्रोफिटमेंट कैटेगरी के लिए, तो वो आज की डेट में हमारे लिए एक चैलेंज है। पर अगेन हम इसको मार्केट में लाना चाहते हैं, इसको कमर्शलाइज करने चाहते हैं, और उसके चलते हम 28% GST के साथ इसको लॉन्च कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव HSN कोड के लिए कोशिश कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, GST काउंसिल के साथ, जहाँ की हमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सबसे सपोर्ट चाहिए। और उसके आने चलते हम 2 से 5 साल में ये GST की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अगर गवर्नमेंट बोल दे कि 2030 के बाद पेट्रोल कार्स बंद, तब आपका क्या प्लान होगा? हमारे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण प्लान होगा, बिकॉज हम पेट्रोल कार्स को बंद करके उसमें XCV डालना चाहते हैं, ना कि जस्ट पेट्रोल और डीजल की तरफ। हमारी इनोवेशंस और इन्वेंशंस काम कर रही है हाइड्रोजन फ्यूल को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म को कंबाइन करके उस प्लेटफॉर्म में XCV लाना चाहते हैं। और उस पर हमने रिसर्च वर्क और कुछ यूरोपियन कंपनीज के साथ हमने उनकी इनिशियल डिजाइन एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स में हमने पार्ट प्ले करा है। और ये हमारे लिए 2030 तक एक ख्वाब है कि क्या गवर्नमेंट ये कह सके कि आप ऑल्टरनेट फ्यूल को लाइए, ना कि ये पेट्रोल या डीजल
या जैसे आज की डेट में चलते हुए E20 या E10 एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल्स पे बात हो रही है, तो हम चाहते हैं एक्स ईवी शुड बी the one product category which could revolutionize and commercialize the electrification platforms into passenger cars and all other vehicle segments as well. तो जैसा आपने लिथियम बैटरी के बारे में बोला, आई बिलीव लिथियम बैटरी इज़ ऑल्सो नॉट दैट सस्टेनेबल, क्योंकि अगर एक स्कूटी की बात करें हम, और जब हम उसे खरीदने जाते हैं तो एक लिथियम बैटरी की भी स्कूटी जो है वो अराउंड 1,20,000 की आती है, और जब हम पेट्रोल की बात करें तो वो भी 1,15,000 की आ रही है। तो कस्टमर को क्या बेनिफिट हो रहा है गोइंग डाउन द रोड 5-7 साल के बाद, क्योंकि ईवी तो 2 साल तक ही चल पाएगा प्रॉपरली। तो क्या कहना है इस पे आपका? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप बात करते हैं लिथियम बैटरी की, लिथियम बैटरी एक कुछ रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, जैसे लिथियम हो गया, मैंगनीज हो गया, फॉस्फेट हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो सोर्सिंग है, इन और जो इनकी माइनिंग है, वो इतनी पॉल्यूटिंग है कि अभी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जितना लिथियम और उसकी बैटरी प्रोड्यूस करने के लिए जितने एमिशंस होते हैं, वो 3 हाइब्रिड कार्स के बराबर होते हैं। जी। सो ईवी जो कि हमें लगता है कि बहुत क्लीन एंड ग्रीन है, पर उसको डेवलप करने के लिए, उसको कमर्शलाइज करके मार्केट में लाने तक के लिए, वो बहुत एक अपने ही एक एक पॉल्यूटिंग और कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाने के ही रास्ते पे है। तो जब हम बात करते हैं कि लिथियम बैटरीज की सोर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट्स कम वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम क्लीन एंड ग्रीन एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस। और जब आपने बात करी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी और एक पेट्रोल स्कूटी का, जिसमें ज्यादा कोई प्राइस में अंतर नहीं है, सी, ये एक कस्टमर की अपनी एक चॉइस है, जहां पर वो क्या फ्यूल पे डिपेंडेंट रहना चाहता है, या वो एक प्लग इन चार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डिपेंडेंट रहना चाहता है। पेट्रोल व्हीकल के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, और कुछ अपने ही तरीके से कुछ प्रोज एंड कॉन्स हमने देखे हैं व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक एज वेल। पेट्रोल व्हीकल जहां पे लैग करता है, वो उसकी उसकी रेगुलर फ्यूल कॉस्ट उसकी बहुत बढ़ के आती है। जब हम बात करते हैं ईवी की, वो आपको 1 रुपी किलोमीटर पे पड़ती है, जाके आपको पेट्रोल बाइक नियर अबाउट 5 to 7 रुपीज पर किलोमीटर की आएगी। तो ये फ्यूल कॉस्ट और एडिशनल कॉस्ट की जब बात करते हैं, तो ईवी और पेट्रोल टू व्हीलर और ये दोनों ही एक तरीके से सेम ही वेवलेंथ में आ रहे हैं। बट अगेन कमिंग आउट टू बी इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म्स, इट इज मच मोर अफोर्डेबल। अगर वो 1,10,000 1,20,000 के रेंज में आ रहे हैं, और पेट्रोल व्हीकल्स भी, पेट्रोल टू व्हीलर्स भी आज के डेट में उसी प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं। अगर आप उसको सस्टेन कर सकते हैं अपने प्लग इन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से, या जो कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है आज की डेट में, एटलीस्ट स्पेशली टू व्हीलर्स के लिए, तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनफ है, और वो और ग्रो कर रहा है। और जब कोई कस्टमर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर या कोई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल परचेज करता है, तो उसे ये ध्यान में रखना है कि क्या उसके अपने घर में वो सुविधा है चार्जिंग की, और इसके चलते वो अपनी फ्यूल कॉस्ट पे इजीली रिकवर कर सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन अभी कम है, इलेक्ट्रिसिटी भी कोल से आ रही है। ईवीज कितने ग्रीन है एक्चुअल में? ईवीज आज की डेट में, मैंने जैसे आपको बताया कि एक ईवी 3 हाइब्रिड के बराबर है, और नाना करते करते 5 पेट्रोल या डीजल के बराबर है, 5 व्हीकल्स, जो कि मेरी एस्टिमेशन है। इसमें हमने ये समझा है कि जब हम बात करते हैं XCV की, जिसमें ऑप्शनल प्लग इन एंड सेल्फ चार्जिंग दोनों है। सो at the age of 15, I invented this technology platform by the virtue of which you can recuperate 50 to 70% mechanical losses happening in a manual transmission. और वो 50 to 70% मैकेनिकल लॉसेस हम इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज कर रहे हैं हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन को एक XCV सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो ताकि आप 100 किलोमीटर के फ्यूल में 50 किलोमीटर उसी में इलेक्ट्रिक चल सके,
आपको आपकी ओवरऑल माइलेज बढ़ती है, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी रनिंग कॉस्ट 30 टू जब आपकी माइलेज 40 to 60% बढ़ रही है, और वहीं आपकी रनिंग कॉस्ट 30 to 50% डिक्रीज हो रही है, और साथ में आपको 50 to 100% जीरो मिशंस के साथ चलने का ऑप्शन मिल रहा है। ये प्रोपोजिशन को लेके हमने एक्सईवी सॉल्यूशन डिजाइन एंड डेवलप करा। और आई गेस मेरे मेरे कॉलेज टाइम में जब मैंने इसका फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में ही इसका पेटेंट फाइल करा था, Which was around which year? दैट वाज अराउंड 2011 एंड 2012। जी। सो मेरा फर्स्ट पैटेंट 2012 में हमने फाइल किया था, और पब्लिश हुआ था। और 2013 में मैंने एक कॉलेज प्रोजेक्ट ऑल टेरेन व्हीकल बना था हमारे कुछ इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए। तो वो जब हमने डेवलप करा, तो जब वो व्हीकल आ गया तो मैंने उस पर अपना टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वैलिडेट करा। उस टाइम पे थोड़ा सा मीडिया अटेंशन मिला था, और किस तरीके का मीडिया अटेंशन? I guess at that point in time it was covered on CNBC Young Turks show. That's good. And that was a big thing at that point in time for us. Uh, आई बिलीव आपको अवार्ड भी मिला है नीति आयोग से और पीएमओ से। so जब हमने 2014 और 15 में अपनी रिसर्च वर्क एक मारुति 800 डेवलप करके हमने 2016 में अपनी कंपनी स्टार्ट करी, तो 2017 में हमें पीएमओ और नीति आयोग से रिकॉग्निशन मिला, जिसको हम चैंपियंस ऑफ चेंज का खिताब था हमारे लिए। और इसमें 4 न्यू ईवी ओईएम एंट्रेंट्स थे, जिसमें हमारी एक कंपनी पैसेंजर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही थी, और अलॉन्ग विद फ्यू टीयर 1 सप्लायर्स एंड ऑटो एंसिलरी कंपनीज। तो उस सपोर्ट से हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सहायता मिली है, और ऐसी सहायता आने वाले समय में हमें और हमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट में हेल्प हुई, जहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी, जिसे हम ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि पुणे में स्थापित है, तो उन्होंने हमारे लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, वैलिडेशन का काम किया है, और बहुत इजी एंड अफोर्डेबल कॉस्ट पे करा है एक स्टार्टअप कंपनी के लिए उस जमाने में। क्या था वो कॉस्ट या फंड? आई गेस उस समय हमें $1 million of funding and investment was required for the research and development, जी। and वही कॉस्ट शायद हमारे लिए कुछ $100,000 के आसपास उन्होंने हमारे लिए काम करा, और जिसके बिहाफ पे हम आज की डेट में अपना ईवी सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स का बिजनेस एंड ट्रेड एस्टैब्लिश कर पाए। हमारी कंपनी फुल्ली बूटस्ट्रैप्ड है, हमने ₹1 का भी आज तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं रेज करा है। अपने ही कैश फ्लो से, अपने ही इंटरनल एक्रूवल से हमने कंपनी ग्रो करी है, और हमारा B2B ईवी सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स का बिजनेस हमारे ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और हमारी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन के फाउंडेशन पे ये इस्टेब्लिश हुआ, जहाँ पे आज की डेट में हम इजीली, मुझे कहना तो नहीं चाहिए अभी ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने रेवेन्यू नंबर्स, बट एक हमने एक टेक्नोलॉजी मॉडल जिसमें हम आउटसोर्सिंग करके फ्रॉम आवर सप्लाई चेन एंड वैल्यू चेन की तरफ बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। नियर अबाउट 20 to 50 CR वर्थ ऑफ बिजनेस है, और उस पे हम 2 to 5% मार्जिन कमीशन मॉडल हमने बिल्डअप करा है, जहाँ पे हमारी कोर आईपी टेक्नोलॉजी में है और हमारी कोर कैपेबिलिटी ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो हमने उसी को लेवरेज करके अपना बिजनेस बढ़ाया है, जो कि हम एनुअली 25 से 30% की ग्रोथ देख रहे हैं, और हमने एक्सपोर्ट मार्केट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करी हैं मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका की तरफ, जहाँ पे हम वहाँ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वहाँ के इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक बसेस के लिए हमने कुछ लिथियम बैटरी यहाँ से इंडिया से डेवलप करके, बैटरी पैक्स डेवलप करके वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं पिछले साल, और आने वाले समय में हम और रेट्रोफिट सॉल्यूशंस ग्लोबली इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, यूरोप में, लैटिन अमेरिका में और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में। और अफ्रीका हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे ईवी की अडॉप्शन इंडिया के हिसाब से बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, और वहाँ पर हमने देख रहे हैं कि वहाँ पे उनको वैल्यू प्रोपोजिशन इज द की। वहाँ पर गवर्नमेंट का इतना से नहीं है कि ईवी नहीं होना चाहिए या हाइब्रिड होना चाहिए, या हाइब्रिड नहीं होना चाहिए, ईवी होना चाहिए। आज आप E20 E10 फ्यूल लाएंगे, आज आप बायोडिग्रेडेबल या ग्रीन डीजल के लिए तरफ जाएंगे। तो
गवर्नमेंट एक एक माध्यम है, गवर्नमेंट एक माध्यम है जहां पर मार्केट में एक फ्री मार्केट प्लेस ऑपरेशंस बहुत जरूरी है कस्टमर्स को वैल्यू प्रोपोजिशन अपने तरीके से देखने के लिए। और हमारे से इंडस्ट्री प्लेयर्स का टास्क यही है कि हम उन्हें राइट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि वो अपना डिसीजन अपने अपने सही तरीके से ले सके। जैसा कि आपने कहा, यूरोप का भी नाम लिया आपने। दुनिया जा रही है ईवीज की तरफ, तो क्या लगता है कि यूरोप जैसे कंट्री में लोग हाइब्रिड का इस्तेमाल करेंगे? सो इंटरेस्टिंगली यूरोपियन कंट्रीज में again we have much of it scalability when it comes to hybrid and xcvs more because वो कंट्रीज और वहाँ पर जो चार्जिंग नेटवर्क है बहुत सही तरीके से स्टैब्लिश्ड है, बट वहाँ पर जो कार्स टू पीपल रेशो है वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो मतलब लोग अब जैसे इंडिया में ज्यादा या 1,000 लोगों के लिए 30 गाड़ियां हैं या ज्यादातर 50 गाड़ियां हैं। जी। जैसे यूएस में 1,000 गाड़ियों के लिए 450-500 गाड़ियां हैं। वैसे यूरोप में 1,000 लोगों के लिए आई गेस 300 से 350 गाड़ियां हैं बिकॉज वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। तो यूरोप में एक्स ईवी अडेप्शन हम इसलिए देख रहे हैं बिकॉज अगेन वहां पर भी जो चार्जिंग नेटवर्क की जो अपॉर्चुनिटी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ओईएम्स के लिए ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, बट जो अभी करंटली जो व्हीकल्स हैं जो कि पेट्रोल या डीजल पे यूज हो रहे हैं उनको वो गवर्नमेंट और वहां के लोग उसको ग्रीन बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए एक्सईवी रेट्रोफिटमेंट का स्कोप हम वहां देख रहे हैं। हमने छोटी छोटी कंट्रीज है जैसे ग्रीस एक बहुत छोटी कंट्री है जहाँ पे एक डेनमार्क एक छोटी सी कंट्री है जहाँ पे हमने इसकी अडॉप्शन की डिमांड ऑलरेडी देखनी शुरू कर दी है बिकॉज वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स हमें अप्रोच कर रहे हैं कि क्या यूरोपियन मार्केट्स की तरफ हम स्केल अप कर सकते हैं और वहां पर उनके एमिशन नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। आज की डेट में जैसे भारत में BS7 का इंट्रोडक्शन आने वाला है, वैसे उधर अपने यूरो एमिशन नॉर्म्स हैं वो और स्ट्रिंजेंट हो रहे हैं। तो ये चलते हुए एक्सईवी एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से भी दुनिया के लिए अच्छा है और इसकी जो माइलेज इंप्रूवमेंट है और जो रनिंग कॉस्ट एफिशिएंसी है वो तो इट्स अ बेनिफिट फॉर एवरीवन। एक रेट्रोफिट कराने के बाद रीसेल वैल्यू बढ़ती है या घटती है? एक रेट्रोफिटमेंट कराने के बाद इंटरेस्टिंगली रीसेल वैल्यू आपकी गाड़ी की बढ़ जाती है बिकॉज सी इन द पीपल्स आईज दीज डेज they need a vehicle with lower running cost which is lower rupees per kilometer। आज की डेट में अगर हम एक पेट्रोल व्हीकल देखते हैं तो 8 से 10 रुपए किलोमीटर पे आ रहा है। आज की डेट में अगर हम एक डीजल व्हीकल देखते हैं तो वो इजीली जो कि आज की डेट में डीजल की माइलेज डिलीवर हो रही है वो भी इसी प्राइस पॉइंट के हिसाब से 8 से 10 रुपए पर किलोमीटर के रेंज में ही आ रहा है जो कि कोई डिफरेंस रह ही नहीं गया पेट्रोल और डीजल के फ्यूल प्राइस में, हार्डली 10 रुपए का रह गया मेरे ख्याल से। और जब हम बात करते हैं सीएनजी की, सीएनजी आज में 60 से 70 रुपए और इवन बियॉन्ड कुछ सिटीज में आ रहा है अवेलेबल है। तो इस फ्यूल प्राइसेस पर पॉइंट पे कस्टमर रनिंग कॉस्ट को चेज कर रहा है जहाँ पे सीएनजी किसी जमाने में 2 रुपए या 3 रुपए किलोमीटर पे होती थी वो आज डेट में 6 से 8 रुपए पर किलोमीटर पड़ रही है। तो हमारे हिसाब से कस्टमर रनिंग कॉस्ट को देखता है और कस्टमर का रुझान आज की डेट में मैनुअल ट्रांसमिशन के बियॉन्ड है, सो लाइक वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ियां वो प्रेफर करते हैं। तो ये हमारा जो यूनिक फीचर है टू ड्राइव इलेक्ट्रिक ऑन न्यूट्रल गियर, तो ये आपकी ऑटोमेटिक ड्राइविंग का प्लेजर आपको आपकी एग्जिस्टिंग मैनुअल ट्रांसमिशन में ही देता है। और हमने ये कस्टमर से ये फीडबैक देखा है कि जब किसी कस्टमर के पास मैनुअल कार होती है तो वो ऑटोमेटिक चाहता है और जब वो उसके पास ऑटोमेटिक होती है तो वो मैनुअल की जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी चाहता है। तो इसमें वो कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो हमारी रनिंग कॉस्ट इजीली 2 to 4 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से आ रही है जो हमारी माइलेज एफिशिएंसी 40 to 60% इंक्रीज है। विच इज इन द केस कि जब आप 50% उसको हाइब्रिड यूज, आई मीन ईवी यूज करें और 50% पेट्रोल या डीजल यूज करें।
एब्सोल्युटली, जैसे हम कह रहे हैं कि आपने जैसे बोला हाइब्रिड और पेट्रोल और डीजल, हाँ। हमारे XEV में हाइब्रिड इज योर स्टैंडर्ड, इज योर ओके। डिफॉल्ट ड्राइविंग मोड, जिसमें ऑलरेडी आपकी 30% माइलेज ऑलरेडी इंक्रीज है आपके पेट्रोल या डीजल से। ओके। और 100 किलोमीटर हाइब्रिड पे चलने के बाद यू गेट 50 किलोमीटर ऑफ एडिशनल प्योर ईवी ड्राइव, जिसमें आप प्योरली ईवी पे चल रहे हैं, न्यूट्रल गियर पे। ईवी मोड का बटन दबाए और गियर न्यूट्रल पे आप सिर्फ अपना एक्सेलरेटर और ब्रेक यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी अपनी ड्राइविंग के लिए। 60 to 80 की टॉप स्पीड है उसमें। और ये चलते हुए हमने कस्टमर्स से ऐसा फीडबैक लिया है कि कस्टमर चाहता है कि हमें सेल्फ चार्जिंग पे ज्यादा भरोसा है रादर देन ऑन पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम अगर अपने घर के अंदर अपनी प्लग इन चार्ज कर पा रहे हैं तो ही हम ईवी मोड यूज करेंगे अपनी प्लग इन चार्जिंग बैटरी इलेक्ट्रिक के लिए। इससे एमिशन नॉर्म्स घट रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें यह भी फीडबैक मिला है कि कस्टमर कह रहा है कि अगर मैंने 50 किलोमीटर ही चलना है पूरे दिन में, तो मैं अपने घर से बैटरी चार्ज करके अपनी 40-50 किलोमीटर की अपनी रेगुलर ड्राइविंग करके मैं अपना घर आ जाता हूं। और उसके बाद अगर उसके बियॉन्ड मेरे को ड्राइव करना है तो मेरे पास हाइब्रिड मोड तो है ही है। तो XCV सॉल्यूशन से रेंज एंजाइटी बिल्कुल खत्म होती है। एडिशनली आपको माइलेज इंप्रूवमेंट भी है, एडिशनली आपको रनिंग कॉस्ट डिक्रीज भी है, और एडिशनली आपको एक मैनुअल एंड ऑटोमेटिक वो दोनों का ही ड्राइविंग प्लेजर आपको कंबाइंड एक ही सॉल्यूशन में मिल रहा है। कितनी पुरानी गाड़ी रेट्रोफिट हो सकती है? क्या 10 साल पुरानी गाड़ी को कर सकते हैं हम? हमारे लिहाज से जब सरकार ने, हमारे NGT ने और स्टेट गवर्नमेंट जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने ये लाया प्रोविजन की 10 year old डीजल कार जो बैन है उसको इलेक्ट्रिक किट के हिसाब से आप मार्केट में ला सकते हैं, तो हमारे लिए एक थॉट था कि वाई ओनली 10 year old डीजल कार्स और 15 year पेट्रोल कार्स, जी। वाई नॉट 2 to 5 year old कार्स। राइट। तो हम तो चाहते हैं कि कस्टमर इसका बेनिफिट अपनी 2 से 5 साल पुरानी वाली गाड़ी में भी ले, ताकि वो इन द लॉन्गर रन इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। एक कस्टमर अगर 50 से 100 किलोमीटर एक दिन में चल रहा है तो उसको इसकी वैल्यू प्रोपोर्शन और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्राइव करने के लिए हार्डली 1 से 2 साल ही चाहिए। तो वो जितना, और उसके आने वाले समय में वो उसके लिए सारा प्रॉफिट है। जी। जो कि रनिंग कॉस्ट कम होती है, वो उसके लिए डायरेक्टली सेविंग है, और जो कि उसके लिए ऑलवेज प्रॉफिट है उस पे इंकर करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो इट्स अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन 1 to 2 years वेयर द कस्टमर कैन अडॉप्ट इट इवन आफ्टर 2 years और 3 years, जहां पर अगर कस्टमर को ये भी डाउट है कि वारंटी टर्म्स इसकी अगर वॉइड हो जाती है, अगर उसकी गाड़ी एग्जिस्टिंग OEM की वारंटी के अंडर है, तो हमारी कंपनी एक स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करती है विच इज 2 years और 50,000 किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर। और इसके साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी ऑफर करती है जिसमें 5 साल और 1 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से होता है। ये एक एक्सटेंडेड वारंटी का प्रोग्राम है। एक पोस्ट एक्सटेंडेड वारंटी भी है हमारे पास जिसमें 8 साल और 2 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर के केस में ये कस्टमर को किसी भी तरीके से अपनी बैटरी का या उसकी रिप्लेसमेंट का, किसी भी रेंज एंजाइटी का कोई ऑप्शन उसके लिए रहता ही नहीं है सोचने के लिए। तो हमारे लिए इसको मार्केट में लाना कस्टमर की सहूलियत पहले है, और एक कंटिन्यूड रिलेशनशिप हमारा बने रहना चाहिए उनके साथ। अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, तो आज के टाइम पे अगर हम कोई गाड़ी खरीदते हैं और उसको अगर हमने बाहर किसी गराज से भी टच करा लिया, तो कंपनीज कहती है कि आपने तो गाड़ी कहीं बाहर से टच करवा लिया है, हम इसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आपका क्या कहना है? क्योंकि अब तो हम यहाँ रेट्रोफिट कर रहे हैं उस गाड़ी को खरीद के, तो कहाँ जाएंगे हम मेंटेनेंस कराने? सो इंटरेस्टिंगली जहाँ बात आती है मेंटेनेंस की और वारंटी टर्म्स की, तो एज पर आर गवर्नमेंट प्रोविजन इन आर ऑटोमोटिव इंडिया स्टैंडर्ड, हमें ये uh, हमें एक तरीके से ये जिम्मेदारी मिलती है कि हम रेगुलर वारंटी उसकी वॉइड ना होने दे, और जो एडिड पार्ट्स हैं और जो अफेक्टेड पार्ट्स हैं उसकी वारंटी हमारे उधर रेट्रोफिटर के ऊपर आती है, जहां पे हम एडिड और अफेक्टेड कंपोनेंट्स की पूरी ही वारंटी, ये हमारे डिफरेंट वारंटी प्रोग्राम्स है जैसे 2 साल
50,000 किलोमीटर, एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल 1 लाख किलोमीटर, और एक्सपोज एक्सटेंडेड में 8 साल 2 लाख किलोमीटर। ये पूरी एक्सटेंडेड वारंटी में हमारी सारी वारंटी कवर्ड है। इसके बावजूद अगर अगर कस्टमर का कोई प्रॉब्लम्स फेस करता है उसके ओईएम से, तो वो डायरेक्टली हमारे पास आ सकता है, हमारे डीलरशिप से अपनी रिपेयर सर्विसेज, चाहे वो बॉडी डेंट एंड रिपेयर सर्विस हो, चाहे वो इंजन मेंटेनेंस हो। हमारा जो इंटायर ओईएम मॉडल है वो सेल्स, आफ्टर मार्केट एंड सर्विसेज, SAS के ऊपर बिल्टअप है, जहां पे सेल्स आर फॉर न्यू एंड यूज्ड कार्स विद प्री इंस्टॉल्ड XCV सॉल्यूशन, जिसको हम रेट्रोफिट कार कहते हैं। और इसी के चलते फोक्स मोटर इज इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक रेट्रोफिट कार कंपनी। एंड ग्लोबली देखा जाए तो ये पहली बार एक मार्केट सेगमेंट है जो ग्लोबली हम यहाँ इंडिया में स्टार्ट कर रहे हैं। जब बात आती है आफ्टर मार्केट की, वो एक आफ्टर मार्केट रेट्रोफिट किट की तरह का अडॉप्शन पॉसिबल है। और जहां बात आती है एक ग्रीन कार केयर, जहां पे हम ग्रीन वॉश, बायोडिग्रेडेबल लुब्रिकेंट्स और अन्य सारी सर्विसेज जो है और पूरी सहायता कस्टमर के लिए। हम तो चाहते ही नहीं है कि कस्टमर एक बार हमारी XCV सॉल्यूशन लगाने के बाद अपने ओईएम के पास वापस जाए। और जहां पर हम पार्टनरशिप प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं ओईएम्स के साथ, कि उनकी न्यू कार जो मैन्युफैक्चर्ड है, जो कि उनके लिए डेड स्टॉक की तरह है, या वो इन्वेंट्री वो क्लियर अप नहीं करना चाहते, वो इन्वेंट्री वो हमें प्रोवाइड करें। हम उसमें XCV सॉल्यूशन का रेट्रोफिटमेंट करके हम उसको अपनी ही डीलरशिप से उसको 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 सेल करें, ताकि हम छोटे भाई और वो बड़े भाई, तो हम ओके, दोनों पार्टनरशिप करके भी इस मार्केट को और ग्रो कर सकते हैं और ईवी अडॉप्शन को रियली पॉसिबल कर सकते हैं इंडिया में। राइट। सो आपका प्राइमरी टारगेट कस्टमर बेस क्या है इसमें? हमारे लिए प्राइमरी टारगेट कस्टमर आप हैं। हमारे लिए प्राइमरी टारगेट कस्टमर वो वो कैब फ्लीट है, वो वो टैक्सी वाला है जो जो हमारे लिए सुबह उठ के 12 घंटे की ड्यूटी करता है, नाना करते करते 200 से 300 किलोमीटर पर डे में चलाता है। और हमारे लिए सबसे बेस्ट टारगेट कस्टमर वो महिलाएं हैं, जिनको मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइविंग का एक्सपीरियंस इतना नहीं है, जो कि आज की डेट में ऑटोमेटिक चलाते हैं, आज की जेनजी जनरेशन है। तो हमारे लिए पर्सनल कार यूजर्स, हमारे लिए टैक्सी एंड कैब फ्लीट ऑपरेटर्स, और हमारे लिए विमेन एंड सीनियर एज पीपल, एवरीवन इज कवर्ड फॉर अस। हमारे लिए हमने जब सॉल्यूशन बनाया तो हमें यही यही समझा कि क्या ये सॉल्यूशन एक कोई ऐसा जेनेरिक सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें सारी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक की डिबेट्स देखा जाए, या जहां जो भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कस्टमर को ईवी के लिए है या हाइब्रिड के लिए जो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के सवाल है, वो हम उन सबको सॉल्व कर सके। कोई भी सॉल्यूशन मार्केट में तभी एक्सेप्टेबल है जब वो एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रहा है। जब हमने जब हमने पर्सनल कंप्यूटिंग में रेवोल्यूशन देखा, जब एप्पल और जब माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में आए थे, और जब जब ग्लोबली आए थे, तब हमने देखा कि यार उससे पहले तो मेन फ्रेम कंप्यूटिंग सिर्फ कैलकुलेटर या कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होती थी। तो क्या उस रेवोल्यूशन ने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को बियॉन्ड बढ़ाया, और आज हमारे हाथों में कंप्यूटर है, हमारे मोबाइल फोन के जरिए, हमारे आईपैड के जरिए। तो क्या XCV सॉल्यूशन कोई ऐसा रेवोल्यूशन ला सकता है जिसमें हमें कस्टमर के लिए कोई भी सेकंड थॉट और डबल ओपिनियन ना ही बने, और वो इसको अडॉप्ट करके अपनी रेंज एंजाइटी को हटाए, और उसको, चाहे उसे लेह लद्दाख जाना है, चाहे उसे अपने घर के आसपास ही ड्राइव करना है, उसको इजी कंफर्ट होना चाहिए, उसको वैल्यू प्रोपोजिशन उसके लिए प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, और जो कि एक ईज एंड कंफर्ट से वो चले, तो ज्यादा उसे बैक एंड पे सवाल अपने आप से ही ना पूछे, वो ज्यादा अपनी गाड़ी प्लग इन चार्ज करे और ईवी मोड पे चले, या अपना हाइब्रिड पे चले, जब उसे ईवी पे चलना है तब वो उससे चले। तो सो इट्स अ चॉइस टू द पीपल, एंड हमारी कंपनी का नाम फोक्स है, सो इट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। आपने बोला कि आपके जो टारगेट हैं, जो भी पर्सनल कार यूजर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल टेस्ला हैज़ एंटर्ड इंडिया,
एंड वो एक लग्जरी सेगमेंट में आता है। और ऑफ कोर्स इट्स अ स्टेटमेंट। सो आई बिलीव जो आप कह रहे हैं कि लग्जरी के सेगमेंट में रेट्रोफिट शायद आपका नहीं बैठता है प्राइमरी टारगेट, ऑल्सो बिकॉज समबडी जिसने लेट से पेट्रोल BMW ली या पेट्रोल ऑडी ली है या डीजल लिया है, ठीक है, तो वो अपनी कार जैसे 70-80 लाख की कार आपको क्यों देंगे रेट्रोफिट कराने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, लग्जरी सेगमेंट में ना हम रेट्रोफिटमेंट करना चाहते हैं ओके। और ना ही कस्टमर के लिए कोई वैल्यू प्रोपोजिशन है। जब बात आती है टेस्ला की और अदर ईवीज की इन द हाई प्राइस पॉइंट्स, वहां पर कस्टमर के घर पे शायद तीसरी, चौथी या पांचवी कार होती है वो, बिल्कुल। राइट। सो वो देखते हुए हमारे लिए लग्जरी सेगमेंट कभी टारगेट था ही नहीं। ओके। हम चाहते हैं ये इकोनॉमी सेगमेंट में रहे, जहाँ की जो कि 5 से 15 लाख तक की गाड़ियां, जो कि बहुत मासेस के को टारगेट करती है। और हमें ये देखना है कि क्या उस कस्टमर को हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन समझ में आ रही है, और या अगर उसके पास इतना इतने रिसोर्सेज है कि वो लग्जरी सेगमेंट को एंजॉय करना चाहता है, उसको उसको अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसके पास वहां पर उसके पास हाइब्रिड ऑप्शंस भी हैं, उसे प्योर इलेक्ट्रिक ऑप्शंस भी हैं। और ज्यादातर वो कस्टमर इतना रनिंग कॉस्ट और माइलेज इंक्रीज की तरफ नहीं सोचता। तो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ऑप्शंस लग्जरी सेगमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है, बट हमारा टारगेट ये इकोनॉमी कार सेगमेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। कि सरकार आप जैसे इनोवेटर्स को अभी तक वो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दे पा रही है? जब हम एक सरकार की बात करते हैं, जैसे जब 2015 और 17 के आसपास ये आवाज़ आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जब हमें 2030 तक पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चाहिए, तो क्या वो पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। 2030 में 5 साल ही रह गए हैं। क्या हमारी गाड़ियों में जो टोटल नंबर ऑफ कार्स है उसमें शायद 2% भी अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाई है। तो देखिए, सरकार एट द फर्स्ट प्लेस चाहती है कि उनका फ्यूल इंपोर्ट्स कम हो, क्योंकि वो देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। जहाँ बात आती है ऑल्टरनेट फ्यूल्स की, जो कि जब सीएनजी आया था 2005 में, और वो उससे अपना ही एक समय लगा उसकी उसके जो फ्यूल स्टेशन हैं उसको ग्रो करने के लिए। और वैसे ही आज की डेट में सरकार पेट्रोल और डीजल पे ना फोकस करके ये कह रही है कि शायद आप सीएनजी को चूज करें, या अदर ओईएम्स भी सीएनजी को एज अ प्रॉफिटेबल ऑप्शन एंड कंफर्टेबल ऑप्शन फॉर द कस्टमर्स दे सेल एंड सेल कर रहे हैं। और हमारे लिए यही फोकस है कि सरकार ये डिसाइड नहीं कर सकती कि कौन सा फ्यूल कस्टमर को लेना है, कौन सा फ्यूल नहीं लेना है। अभी रिसेंटली हमने जो रेगुलेशंस देखे हैं, जहां बात आती है E10 फ्यूल की और E20 फ्यूल की, और E27 क्या अब आ रहा है, E27 एज इन इथेनॉल की आप बात कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। सो एथेनॉल ब्लेंडिंग भी एमिशंस को जरूर कुछ हद तक कम कर रही है, पर हमने जो मेंटेनेंस सर्विसेज में देखा है कि एथेनॉल एक कोरोसिव नेचर का फ्यूल है, और उससे कुछ गाड़ी के पार्ट्स को अलग ही जैसे उससे कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत जल्दी रस्ट कर जाता है, इंटरनल कंपोनेंट्स में रस्टिंग आ रही है। तो हमें ये देखना जरूरी है कि क्या सरकार ये चाहती है कि कस्टमर अपनी गाड़ियां जल्दी ही खराब करके जल्दी ही सेल करे, या वो अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से जब एक गाड़ी लेता है, एक टू व्हीलर लेता है, एक कमर्शियल व्हीकल लेता है, वो उसके लिए एक बहुत इमोशनल परचेज भी होता है, और साथ में उसके लिए वो एक हैवी परचेज होता है इन टर्म्स ऑफ द प्राइस पॉइंट, बिकॉज वो उसको फुल्ली यूटिलाइज करना चाहता है। जब जब एथेनॉल ब्लेंडिंग में E10 आया, अब वो गाड़ियां E20 के लिए कंप्लायंट नहीं है। आने वाले समय में जब E20 की गाड़ियां अब जो आ रही हैं, वो E27 के लिए नहीं होंगी। तो क्या सरकार ये डिसाइडिंग फैक्टर ना ही रखे कि कस्टमर को कौन सी गाड़ी कब लेनी है, और हमारे ख्याल से इसको एक फ्री मार्केट प्लेस ऑपरेशन की तरह इसको चलने दीजिए,
जहां पे डिफरेंट फ्यूल ऑप्शंस जरूर दीजिए कस्टमर को, और साथ में एक एक्सईवी सॉल्यूशन जो हमने डेवलप करा है, वो वो सॉल्यूशन तो देखिए कोई भी फ्यूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करता ही नहीं है। वो आप चाहे चाहे नॉर्मल बेस लेड पेट्रोल पे देखा जाए, E10 पे देखा जाए, E20 पे देखा जाए, आने वाले समय में E27 पे देखा जाए, ग्रीन डीजल, बायो डीजल, ग्रीन डीजल, रेगुलर डीजल भी है, और इवन सीएनजी पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सीएनजी व्हीकल को, जहां सरकार कहती थी कि सीएनजी ऑलरेडी एक ऑल्टरनेट फ्यूल है तो आप उसमें इलेक्ट्रिक क्यों लाना चाहते हैं, अब सीएनजी एक बेस फ्यूल की तरह आ गया है, और बेस फ्यूल के साथ जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है वो ऑल्टरनेट फ्यूल की तरह आएगा। तो ईवी अडॉप्शन और एक्सईवी के जरिए, एक्सईवी सॉल्यूशन के जरिए हम इसको किसी भी बेस फ्यूल पे ला सकते हैं, जहां पे सरकार हमें ना ही लिमिट करे, और हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से चैलेंजेस आ रहे हैं लिमिटेशंस के भी, because government always wants to support the OEMs because they Of have course. incurred the manufacturing investment into this country. तो उनके लिए बेनिफिट के लिए एक रेट्रोफिटमेंट और एक आफ्टर मार्केट सॉल्यूशंस के लिए जरूर एक डिबेट है, पर वो बहुत बैक एंड पे है, तो इसको आगे नहीं ला सके इस पॉइंट पे, तो वो सही रहेगा। और हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबसे सपोर्ट है। लीगैलिटी की बात करें तो इज आरसी मॉडिफिकेशन लीगल इन अ सिटी लाइक लेट्स से दिल्ली एनसीआर? सी आरसी मॉडिफिकेशन लीगल है, और जहाँ बात आती है उसकी इलेक्ट्रिक कन्वर्जन की, या बात आती है एक्सईवी की, तो हमारे ऑटोमोटिव इंडिया स्टैंडर्ड्स जो हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए है, उसमें जब एक्सईवी लग रहा है तो आपको आरसी पे कुछ एंडोर्स नहीं कराना, ओके। आपको सिर्फ एक कंप्लाइंस प्लेट और एक एक्सईवी का बैज लगाना है, एंड दैट इज व्हाट इज सिग्निफिकेंट इनफ टू से दैट योर व्हीकल इज ऑलरेडी हैविंग अ अल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन। जहां पर बात आती है प्योर इलेक्ट्रिक कन्वर्जन की, वहां पर आप आरटीओ में जाकर उसको अपनी एक फॉर्म हमारा सबमिट होता है, जिसके जरिए आपकी ग्रीन नंबर प्लेट आपकी इशू हो जाती है आरटीओ से, और वो उसको आप अडॉप्ट करके आरसी पे एंडोर्स, एक फ्रेश आरसी की तरह वो निकल के आता है, और वो आपके लिए एक फ्रेश आरसी में आपकी पुरानी वाली आरसी आपकी वो नलीफाई हो जाती है, और उसको चलते आपको आरटीओ की तरफ से इतना चैलेंजिंग नहीं है, पर एज अ रेट्रोफिटर हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि आरटीओ पार्टनरशिप्स करने में हमें बहुत समय लग जाता है स्पेसिफिक स्टेट आरटीओ को टारगेट करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि कैसा प्रोसेस और कैसा प्रोसीजर है। तो ये बैकएंड पे हमारे लिए एक चैलेंज है जरूर, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक टच बेस करते हैं, तो हमें उनको स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशंस देके और प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करके उसको एप्लीकेबल करना होता है। तो जैसे किसी कस्टमर ने रेट्रोफिट करा ली अपनी कार, तो क्या उस कस्टमर को इशू होगी वाया ट्रैफिक पुलिस? सो देखिए, रेट्रोफिटमेंट एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कस्टमर को जो बेनिफिट्स हैं और जो गवर्नमेंट को बेनिफिट्स हैं, वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और वी एज अ इंडस्ट्री प्लेयर आर द एनेबलर्स फॉर इट, जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट से लेके आरटीओ से लेकर उसकी रिसाइकलिंग तक हम सब कुछ, हमारा पूरा ईवी इकोसिस्टम में एक पूरा पार्ट आ रहा है, जहाँ पे हमारे से जो अनेबलर्स हैं, जो कि ईवी रेट्रोफिटमेंट के जरिए मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन बढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए एक जिम्मेदारी है ये कि कस्टमर को कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए हम बैक एंड पे भी काम कर रहे हैं, और इसके लिए हम फ्रंट एंड पे भी काम कर रहे हैं। जब कस्टमर को ऑलरेडी, अगर उसकी गाड़ी में कोई ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, और उसको कोई ट्रैफिक पुलिस उसको ऑन ग्राउंड उसको रोकती है और कुछ सवाल पूछती है, तो उसके पास कंप्लायंस प्लेट, उसके बाद एक्सईवी बैज, उसके बाद अपनी ग्रीन नंबर प्लेट इन केस ऑफ प्योर इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटमेंट, तो ये हर तरीके से उसके लिए कंफर्टेबल है, बिकॉज हम ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के साथ और उनके आरटीओ के साथ जो कि प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ ही हम उसको मार्केट में ला रहे हैं। ये हमारे लिए हमारे कंपनी की ग्रोथ के लिए, हम जो अपना एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान कर रहे हैं इस साल, वो फोक्स मोटर जो हमारी ऑटो कंपनी है, और साथ ही साथ
हमारी एक एनबीएफसी है, आ रही है फोक्स फाइनेंस, जिसमें वैल्यू चेन के लिए पूरे होलसेल लेंडिंग एंड रिटेल कस्टमर्स के लिए, आप जैसे कस्टमर्स के लिए, आपको रेट्रोफिट कार लेनी है, हम वो फाइनेंस करेंगे। आपको रेट्रोफिटमेंट किट लेनी है, हम वो भी फाइनेंस करेंगे। और साथ में आपको इजी ईएमआई ऑप्शन फॉर एनी ऑफ योर सर्विसेज इवन यू नीड, सो वो भी अवेलेबल है। तो पूरी वैल्यू चेन के लिए भी हम फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और बैक एंड सप्लाई चेन के लिए हमने एक एआईएफ फंड, एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च करा है इस साल, जिसमें हम सप्लाई चेन इक्विटी पोजीशंस ले रहे हैं। और इंडिया का पहला वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रियल पार्क, which is ESG led and SDG goals focused, हम द ब्लू आईपी के नाम से अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पार्टनर करके अक्रॉस द कंट्री, और पांच कुछ स्पेसिफिक एरियाज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जिसमें एनर्जी स्टोरेज एंड सिस्टम्स होता है, जिसमें पावर ट्रेन प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस होते हैं, और एक थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एंड फोर्थ होता है सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज। तो ये 4 एरियाज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द ईवी सप्लाई चेन, इसको कंसोलिडेशन करके हम सप्लाई चेन कंसोलिडेशन के आगे चलते इसको एक वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रियल पार्क का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और और वैल्यू चेन के लिए हम पूरी डिमांड एग्रीगेशन का पार्ट प्ले कर रहे हैं। हमारे हमारे पीछे हमें गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इतना सपोर्ट आ रहा है कि कस्टमर के लिए हम किसी भी तरीके का प्रॉब्लम और उसके लिए प्रोपोजिशन पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। आपको ये एक वन वर्ड रिप्लाई करना है, आइदर मिथ, फैक्ट, फॉल्स और ट्रू। रेट्रोफिटेड गाड़ी जल्दी खराब हो जाती है, फैक्ट या फेक? फेक। ईवीज घर की बिजली ज्यादा खींचती है, फॉल्स। इट्स अ मिथ। बैटरी बारिश में ब्लास्ट हो सकती है, डेफिनेटली नॉट। इट्स अ मिथ। डीजल गाड़ियां कन्वर्ट नहीं हो सकती, इट्स अ मिथ। रेट्रोफिटिंग आरसी कैंसिल करवा देता है, इट्स अ वेरी स्ट्रांग मिथ। ईवीज का मेंटेनेंस इज जीरो, आई गेस इट्स आल्सो अ मिथ। बैटरी स्वैप स्टेशन में सारी बैटरी सेम होती है, It depends. It depends on the platforms, but it is a fact. रेट्रोफिटेड गाड़ियां हाई स्पीड में हम नहीं चला सकते, Definitely a myth. गवर्नमेंट रेट्रोफिटेड किट्स अप्रूव नहीं करती है, It's a very strong myth. ईवी में एसी चलाने से रेंज हाफ हो जाती है, Fact. पेट्रोल इंजन हटाने के बाद गाड़ी की वारंटी आधी हो जाती है या खत्म हो जाती है, It's a myth. ईवी रेट्रोफिट करवाना मतलब इंश्योरेंस रिजेक्ट हो सकता है। It's a myth. इज इट पॉसिबल कि हम बैटरी को घर पे खुद रिपेयर कर सकें? No, it's not possible. It's a myth. हाइब्रिड रेट्रोफिट्स पोल्यूशन फ्री नहीं होते, It's a myth. सो यू आर सेइंग कि हाइब्रिड रेट्रोफिट्स आर पोल्यूशन फ्री? It gives you an option of 50 to 70% or even 100% zero emissions, and so बिल्कुल pollution free hybrids तो नहीं कहेंगे, but as in compared to EV, हमें जो myth है कि EVs are really clean and green, ये myth break करना बहुत ज़रूरी है, ओके, by industry as well, or as well as by the academia and the government, बिकॉज शायद हमारे एकेडमिया में भी ये समझाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी एज अ कस्टमर प्रोपोजिशन बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है। आज इस मिथ को अगर हम आज ब्रेक करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट एंड एक्सेप्ट करने के लिए, जहां पर हम ये नहीं कहते कि पेट्रोल और डीजल क्लीन या ग्रीन है, पर उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, और जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन प्लेटफॉर्म से पॉसिबल है। तो हम ओवरऑल एमिशंस कम कर सकते हैं और अपनी पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। पर आई गेस ईवी का क्लीन एंड ग्रीन होने का मिथ हमें आज ही ब्रेक करना चाहिए। क्या लगता है आपको 10 साल बाद क्या दिखेगा आपको 2025 में, कि लोगों का ये परसेप्शन चेंज होगा कि अगर हमने 5 लाख की गाड़ी खरीदी तो हम उसमें और 3 लाख लगा के उसका रेट्रोफिट कराएं? डू यू थिंक कि दिस इज गोइंग टू हैव अ माइंड शिफ्ट इन आवर कंज्यूमर्स टुडे? See, the fact is that the customers need that understanding
about what solution would be the right for them. If they are open to spend say like 10 to 15 lakhs additionally for a electrification platform in their car or a EV vehicle for themselves, वो उनके लिए वो चॉइस आ जाती है, क्या वो रेट्रोफिटमेंट के जरिए वही कंफर्ट और वही ड्राइवेबिलिटी 2 से 4 लाख रुपए के प्राइस पर पे एंजॉय करना चाहते हैं, या वो उनको ईवी का वो जो हाइप है उसको सिर्फ एंजॉय करना है। तो ईवी का अपना एक हाइप और एक बस जो बना अभी तक, वो अपने आप कस्टमर के लिए ब्रेक होगा जब ईवी की विश थी, फिर वो वांट बनने की कोशिश में है, पर एक्चुअली जो नीड है वो एक्सईवी से सॉल्व हो रही है। बिकॉज एक्सईवी वो जरूरत बनने जा रही है कि जहां पर एमिशन का भी टारगेट है गवर्नमेंट की तरफ से, जहां कस्टमर को भी उसकी रनिंग कॉस्ट एक्सपेंस बहुत महंगा पड़ रहा है, उसकी रेगुलर आमदनी और उसकी जेब को अफेक्ट कर रहा है रियली वो। और जहां पर वो कहता है कि यार मेरे को सीएनजी की लाइन में नहीं लगना, मुझे ऐसा सोल्यूशन चाहिए जहां पे रनिंग कॉस्ट डिक्रीज भी हो रही है पर मुझे अपना कंफर्ट चाहिए, मुझे अपना बूट स्पेस फुल्ली कंज्यूम नहीं रखना। और क्योंकि अगर मेरे पास एक छोटी गाड़ी, एक हैचबैक है और मैं फैमिली के साथ कहीं ड्राइव करना चाह रहा हूँ, मैं अपना लगेज कहाँ रखूंगा गाड़ी के ऊपर। तो वो तो ये कुछ कंफर्ट इजी ऑप्शंस हैं, जैसे हमारे एक्सईवी में ओनली 20 to 25% ऑफ बूट स्पेस इज कंज्यूम्ड, एंड दैट टू द बैटरी फिटमेंट गेट्स इनटू योर स्टेपनी टायर स्पेस। तो और स्टेपनी टायर ऊपर आ जाता है, तो आपको स्टेपनी टायर जब भी रिक्वायरमेंट है आप निकाल के रखिए, जब जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो तो आप उसको अपनी अपनी 20%, 10 से 20% जगह में उसको अपनी डिग्गी में कंज्यूम करते रहें, जो उसके ऊपर एक प्रॉपर पैकेजिंग बन जाती है, जिसके आप अपने आप लगेज रखें, आप सामान रखिए। आप अपने जैसे इनोवेटर्स को क्या कहना चाहेंगे, कॉलेज गोइंग इंजीनियर्स, हाउ टू innovate more? What would you like to tell them? See, there's only one message which goes into academia and the students as well, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना भी एक आर्ट है, जहां पे आपको कुछ डॉट्स आइडेंटिफाई करने हैं और उनको कनेक्ट करना है कि वो एक कस्टमर सेंट्रिक सॉल्यूशन की तरह क्रिएट हो। तो when you invent something, you need to first of all create those dots rather just identify it. So since I invented at the first place certain technology platform for hybrid and electric vehicles, तो मेरे लिए वो डॉट्स क्रिएट करना एक चैलेंज था, जिसमें मुझे अपने ही टाइम में साल 2 साल ऐसे ही लग गए। और मेरी ऑब्जर्वेशन और क्लैरिटी बहुत जरूरी थी उस समय, ये देखने के लिए कि कहाँ लॉसेस हो रहे हैं, कहाँ से मैं कुछ रिकवर कर सकूं, कहाँ मैं रिक्यूपरेट कर सकूं। अच्छा ये मटेरियल यूज करूंगा तो इससे ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, ये अच्छा ये मटेरियल शायद सही नहीं है जो क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए। तो पहले आपको सारे डॉट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, फिर उसको कनेक्ट करके एक अपने ही तरीके से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए एक सॉल्यूशन क्रिएट करना पड़ता है। सो आई ऑलवेज वांटेड टू इन्वेंट अ टेक्नोलॉजी, create a product category and initiate market segments around it, so that it could really enable and disrupt the entire ecosystem, and it could always create value for society and value for the nation. So do you think कि हमारी गवर्नमेंट गोइंग फॉरवर्ड इस लाइन में जो लोग इनोवेट करना चाहते हैं रेट्रोफिटमेंट की तरफ, उनको सपोर्ट करेंगी या उनको फंड्स प्रोवाइड करेंगी? देखिए गवर्नमेंट की बहुत सारी रिसर्च स्कीम्स है जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ को इवन इन द ईवी सेगमेंट्स सपोर्ट करती हैं। DSIR की स्कीम्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम्स हैं, इवन हमारा IIT जो कि जिनका एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम है FITT के ज़रिए हमारे जैसे इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में स्टार्टअप ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं। और तो गवर्नमेंट की तरफ से इनफ स्कीम्स हैं, ओके। पर क्या वो इनफ स्कीम्स उन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स या उन टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स के लिए एक्सेसिबल है या नहीं है, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, जहां पर सही टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करके सही सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी था, बिल्कुल। जो कि मेरे कॉलेज टाइम में नहीं मिल सका। पर जब मैंने अपनी कमर्शियल कंपनी स्टार्ट करी तो उसके आते हुए मेरे को जरूर एक सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब हर तरीके से मिला।
ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच निखिल। आई थिंक वी हैव कवर्ड इट ऑल। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।